अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर से अपने चैनल दैट यूटिलाइज पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब खैर वाफियत से होंगे। आज का टॉपिक हमारा साइकोलिंग्विस्टिक का तीसरा टॉपिक है और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको मिस करना आपके साइकोलिंग्विस्टिक सब्जेक्ट को फ़ेल करना है। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है बिहेवियरिज़म एंड मेंटलिज़्म। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे दूँ कि ये बिहेवियरिज़्म और मेंटलिज़्म बेसिकली है क्या? तो ये बिहेवियरिज़्म एंड मेंटलिज़्म 2 थ्योरीज़ हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स हैं और इनका ताल्लुक लैंग्वेज लर्निंग से है। ये बताती हैं कि बच्चा जो होता है वो लैंग्वेज को किस तरह से सीखता है, वो एक्वायर किस तरह से करता है उसको। तो डिटेल से हम इनको अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम आते हैं बिहेवियरिज्म पे। अच्छा, बिहेवियरिज्म को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये जो थ्योरी थी ये सबसे पहले बीवारसन ने पेश की थी। और इस थ्योरी के जो मानने वाले हैं ना, उनमें ये दो काफ़ी इन्फ्लुएंसर आते हैं, एक है बीएफ स्किनर और दूसरा है पेवलोव। और ये थ्योरी 1930 में 1930s में पेश की गई थी। अब ये थ्योरी बेसिकली कहती क्या है? ये बिहेवियर की बात करती है। ये जो हैबिट्स होते हैं ना बच्चों के, तो ये उनकी बात करती है कि बच्चा जो होता है ना, वो जब लैंग्वेज लर्न करता है तो वो किस वजह से करता है? वो उन बिहेवियर्स की वजह से करता है जो वो अडॉप्ट कर रहा होता है। कुछ बिहेवियर्स ऐसे होते हैं कि जिनसे जिनको जो बच्चा बिहेव करके फिर उसे कुछ रिस्पांस मिलता है उसके बिहेवियर के अगेंस्ट, तो फिर वो बिहेवियर से सीखता है और वो फिर उन बिहेवियर से अपनी लैंग्वेज लर्न करता है। अब ये कहते हैं, बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि लैंग्वेज कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि हम लैंग्वेज को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होते हैं ना, कि जो बच्चों को बिहेवियर हमें नज़र आते हैं, जो बच्चे बिहेव कर रहे होते हैं, जो उन्होंने हैबिट्स अपनाई होती हैं, तो हम उन हैबिट्स को, उन बिहेवियर्स को देख के हम लैंग्वेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई की बात करता है कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है ना, ये लैंग्वेज लर्निंग के लिए, एक बच्चा जब लैंग्वेज लर्न कर रहा होता है तो उसके लिए ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई बेसिकली है क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है तो वो रोता है जब उसकी माँ उसके पास नहीं है, बच्चा रोता है, फिर क्या होता है? ये उसका स्टिमुलाई है। बच्चे का रोना बच्चे का स्टिमुलाई है। फिर माँ आती है, उसे उठाती है, तो ये उस माँ का रिस्पॉन्स है बच्चे के स्टिमुलाई के अगेंस्ट। बच्चा रोया, ये उसने स्टिमुलाई दिया। माँ आई, उसने उसको उठाया, ये माँ की रेनफोर्समेंट या उसका रिस्पॉन्स था। अब बच्चे को पता चल गया कि मैं रोता हूँ तो मेरी माँ मुझको आके उठाती है। अब ऐसे ही उसने ये चीज़ जांच ली है। अब वो नेक्स्ट ऐसा ही करेगा कि जब उसे माँ की याद आएगी, उसके पास माँ नहीं होगी, फिर वो अगेन रोएगा। अगेन रोएगा तो माँ फिर आके उसे उठाएगी। अब बच्चा सब कुछ जांच गया है कि मैं कैसे करता हूँ तो मुझे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। अब वो बच्चे की रेपुटेशन बन जाएगी और वो अब बच्चा जो है ना, वो ऐसे ही बिहेव करेगा क्योंकि उसे पता है कि मैं ऐसे करूँगा तो मेरे साथ ऐसा होगा, ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो होता है ना, जो बच्चा बिहेवियर बना लेता है एक अपना, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में बात की कि वो अब बच्चे ने बिहेवियर बना लिया है बार बार रोना, ताकि उससे एक अच्छा रिस्पांस मिल सके। तो ये कहते हैं कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर वो इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि बच्चे के इर्द गिर्द जो लैंग्वेज वाला इन्वायरमेंट होता है ना, कि जिस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा होता है, उस इन्वायरमेंट में जो लोग ज़ुबान बोल रहे होते हैं, लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं, वो इन्वायरमेंट उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। वो बच्चा जो है ना, सारे का सारा जो सीखता है वो इन्वायरमेंट से सीखता है, ये बिहेवियरिस्ट का कहना है।
फिर आगे ये लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग जो है ये चेंज इन बिहेवियर है। मतलब कि जब बच्चा लैंग्वेज लर्न कर रहा होता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके बिहेवियर में भी चेंज आता है। इसलिए वो कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग इज़ द चेंज इन बिहेवियर। फिर हम आगे चलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग की ये बात करते हैं बिहेवियरिस्ट। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है? ये हमने पीछे जो बात की है कि जब हम लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं तो हमारे बिहेवियर में एक चेंज आता है। तो वो जो लैंग्वेज लर्निंग से हमारे बिहेवियर में चेंज आया है तो उसको हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। फिर आगे ये जो थ्योरी इन्होंने पेश की थी तो ये इन्होंने किस तरह से की थी? बीएफ स्किनर ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वो एक्सपेरिमेंट्स उसने रैट्स पे किए। अब कुछ जगहों पे लिखा है कि उसने वो एक्सपेरिमेंट खरगोशों पे किए थे, लेकिन हम यहाँ पे रैट ही कर रहे हैं। तो उसने ऐसा किया कि एक एक चूहे को, एक रैट को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उस पिंजरे के अंदर एक सलाख भी थी। अब वो जब एक बार उसने सॉरी रैट ने चूहे ने जब उस सलाख के ऊपर पाँव रखा तो उस सलाख के पाँव रखने की वजह से फिर स्किनर जो था तो उसने जाके उसे खाना दिया। अब ये चीज़ रैट ने नोट कर ली। उसने फिर अगेन ऐसे ही किया, उस सलाख के ऊपर पाँव रखा, फिर उसे रिस्पांस दिया गया उस खाने के वे में। अब रैट जो है वो एक स्टिमुलाई दे रहा है और उसको रिस्पांस किस तरह से मिल रहा है कि उसको पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, उसको खाना दिया जा रहा है। अब वो बार बार ऐसे रिपीट कर रहा है, रैट बार बार यही चीज़ रिपीट कर रहा है और उसे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। अब उसने ये एक बिहेवियर बना लिया है, उसने एक ये हैबिट बना ली है। तो यही बात ये बिहेवियरिस्ट करते हैं कि एक बच्चा जो होता है वो अपनी हैबिट्स से सीखता है। अब वो चूहा जो है, वो रैट जो है, उसने भी अपने बिहेवियर से सीखा है। वो बार बार ऐसे ही बिहेव करता रहा, ऐसे ही बिहेव करता रहा और उसे खाना दिया जाता रहा। अब उसने इसको एक बिहेवियर बना लिया और वो सीख गया। इसी तरह फिर उस चूहे के लिए इन्होंने मज़ीद चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड बना दी। अब उन्होंने ये किया कि वहाँ पे एक लाइट लगा दी पिंजरे के अंदर और उन्होंने ये किया कि जब वो लाइट जलेगी तो तब उसको खाना दिया जाएगा। अब जब वो लाइट जलती थी तब उसको खाना दिया जाता था। फिर उस खरगोश ने बार बार ऐसा ही किया, वो उधर जब कदम रखता सलाख के अंदर लाइट ऑन होती तो फिर उसे खाना दिया जाता। फिर ये वो स्टिमुलाई देता तो उसे रिस्पांस दिया जाता। इस तरह उसने एक बिहेवियर बना लिया। अब इस बिहेवियर से भी वो सीख गया था कि मैंने ऐसे करना है तो मेरे साथ ऐसा रिस्पांस होगा। फिर उन्होंने मज़ीद इस चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाया। उन्होंने फिर एक टाइम स्पेसिफिक रख दिया कि इस टाइम पे अगर ये खरगोश ये इस सलाख के ऊपर पाँव रखेगा तो फिर उसको खाना दिया जाएगा। अब फिर खरगोश ये सारी चीज़ें नोट कर गया, उसे पता चल गया कि मैंने इस टाइम ये करना है तो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा। वो स्टिमुलाई देता रहा, उसका एक बिहेवियर बन गया क्योंकि उसे रिस्पांस मिल रहा था। तो ये चीज़ें कह रहे हैं बिहेवियरिस्ट। अब ये है स्टिमुलस रिस्पांस कंडीशन। वही बात हमने की है कि सबसे पहले एक एक बच्चा जो होता है वो स्टिमुलस देता है, जैसे वो रोया है, फिर उसको रिस्पांस मिलता है, जैसे उसकी माँ ने उसको रिस्पांस दिया है, जाके उठाया है। तो फिर क्या होता है, कंडीशंड, वो बच्चा जो होता है वो एक बिहेवियर बना लेता है और जब वो बिहेवियर बना लेता है तो वो सीख जाता है। तो यही बात वो कर रहे हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है ना, वो जो बिहेवियर अपना एक हैबिट बना लेता है तो उससे वो लैंग्वेज लर्न कर रहा होता है। यहाँ पे सारा इन्वायरमेंट उसका सोर्स है लैंग्वेज लर्निंग में। अब कहते हैं ये कि इन्वायरमेंट इज़ अ टीचर। ये सारी की सारी बात इन्वायरमेंट की कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपनी बिहेवियर से सीखता है, वो अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट एक उस्ताद है। उस्ताद का काम क्या होता है? वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाता है। इसी तरह बच्चा एक स्टूडेंट है और इन्वायरमेंट उसका टीचर है। वो जो कुछ सीख रहा है वो अपने इन्वायरमेंट से सीख रहा है। अब हम आगे चलते हैं मेंटलिज्म पे। अब मेंटलिज्म क्या कहता है कि वो
पीछे जो स्किनर की थ्योरी है ना बिहेवियरिज्म के बारे में, तो वो उसको कम्प्लीटली रिजेक्ट कर रहा है। वो कहता है कि ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं, इन्वायरमेंट सोर्स नहीं है बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग में। वो कहता है कि जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं ना, जो आपके माइंड में चीज़ें होती हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट हैं। आपका माइंड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका मेंटल प्रोसेसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज लर्निंग में। इन्वायरमेंट से आप कुछ नहीं सीखते, आप सीखते हैं अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ से। अब कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में क्या आती हैं, आप जो लैंग्वेज को परसीव करते हैं, आप उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद से ढूंढते हैं, तो वो चीज़ आपको लैंग्वेज सिखाती है। और आप जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो उस वो चीज़ आपको लैंग्वेज सिखाती है। ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट इज़ नथिंग, कि इन्वायरमेंट कुछ भी नहीं है। इन्वायरमेंट से बंदा नहीं सीखता लैंग्वेज, बल्कि वो सीखता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ से। लैंग्वेज को परसीव करने से सीखता है वो उस लैंग्वेज को मेंटली रिप्रेजेंट करने से सीखता है। फिर ये आगे मेंटलिस्ट कहते हैं कि लैंग्वेज इज़ एन इन्नेट एबिलिटी ऑफ ह्यूमन, कि ये लैंग्वेज लर्निंग जो है ना, ये हर एक ह्यूमन की इनेट एबिलिटी है। कोई भी ह्यूमन जो बॉर्न होता है तो वो लैंग्वेज लर्निंग से बॉर्न होता है। ये हर एक के अंदर एबिलिटी होती है लैंग्वेज लर्निंग की। फिर इन्होंने जो पीछे स्किनर की थ्योरी थी तो उसको क्रिटिसाइज़ किया है। उन्होंने बोला है कि जो रैट वाला एक्सपेरिमेंट है, रैट को ह्यूमन बींग्स से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हम, क्योंकि रैट्स कुछ और चीज़ें हैं और ह्यूमंस कुछ और हैं, इसलिए इन दोनों का कंपेयर करना इनको बिल्कुल फ़िज़ूल है। फिर वो कहते हैं कि ये ये थ्योरी दी थी नोम चॉम्स्की ने। तो नोम चॉम्स्की कहता है कि जो स्किनर थे और उसके जो भी वो थ्योरी को मानने वाले थे, तो उन्होंने जो नेचर है ना लैंग्वेज की, तो उसको अच्छे तरीके से समझा नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला है, ऐसी थ्योरी दी है। ये उस थ्योरी को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहा है। फिर वो उस नोम चॉम्स्की कहता है कि जो बच्चा होता है एक, तो वो अपनी ग्रामर खुद से डेवलप करता है। वो चीज़ों को नोट कर रहा होता है, वो जहाँ भी दूसरी फॉर्म लगेगी, वो दूसरी फॉर्म को नोट करेगा कि यहाँ पे इन्होंने दूसरी फॉर्म लगाई है, तो क्यों लगाई है। फिर वो जब बोलेगा खुद, तो वो दूसरी फॉर्म को यूज़ करेगा। तो इस तरह से ये कह रहे हैं। फिर आगे है कि इन्वायरमेंट जो है ना, वो एज अ ट्रिगर काम कर रहा होता है आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग में। इन्वायरमेंट का डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं होता लैंग्वेज लर्निंग में, वो जस्ट एज अ ट्रिगर काम कर रहा होता है। फिर नॉम चॉम्स्की लैड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराता है कि ये बेबी, एक बच्चा जो होता है, वो लैंग्वेज लर्न करता है जस्ट इस लैड की वजह से। लैड होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो कहता है कि हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ऑलरेडी से ये एक डिवाइस होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो इस डिवाइस की वजह से हर एक बंदा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करता है, लैंग्वेज को सीख पाता है। और ये लैड जो है ना, ये ऑलमोस्ट 2 to 14 ईयर्स तक एक बच्चे के अंदर होती है। जब बच्चा 14 साल से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये जो लैड होती है ये भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाने लगती है। तो उसके बाद फिर 14 ईयर्स का जो दौरानिया होता है ना, उसके बाद फिर बच्चे के लिए लैंग्वेज लर्न करना, एक्वायर करना मुश्किल हो जाता है, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उसको। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह निगहबान।